हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल द एक्सेप्शनल एकेडमी। हम लोग हमेशा न्यूज़ में देख रहे हैं कि फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर के कि फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली में, और इनको क्या होता है कि अलग अलग मीडिया कवर भी करती है। लेकिन देश में एक और प्रोटेस्ट चल रहा है लद्दाख में। लद्दाख के लोग गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि 6 शेड्यूल को लेकर के कि हमको जो है लद्दाख के लोग को 6 शेड्यूल में डाल दिया जाए। 6 शेड्यूल जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पोर्टेंट पोर्शन है, इसके बारे में आज हम कवर करेंगे। तो आज पॉलिटी का एक इम्पोर्टेंट पोर्शन भी कवर होगा हमारे टॉपिक के साथ साथ। तो अब मुद्दा क्या है कि लद्दाख के लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, डिमांड क्या है उनका, गवर्नमेंट को इसको लेकर के गवर्नमेंट का एक्शन क्या है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेक्चर पर जाने से पहले हम लोग हमेशा की तरह एक मैप के क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे रिंग ऑफ फायर को कि रिंग ऑफ फायर कहाँ पर है। तो आज आपको मैप में न जाकर के गूगल में जाकर सर्च करना होगा रिंग ऑफ फायर को। रिंग ऑफ फायर कहाँ पर है, कितने एरियाज़ को कवर करता है, इसको देखना है और इसको समझना है। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हम लोग अपने लेक्चर में बदलाव किए हैं। आज हमने क्या किया है कि एक रिटन फॉर्म में पूरे नोट्स को पहले से रख लिया है। आप बस इसको सुनिए कि मुद्दा क्या है और सुन करके इसको अच्छे से दिमाग में बैठाए रहिए, समझे रहिए। तो अब चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। न्यूज़ एंड कंटेस्ट क्या है हमारा कि लद्दाख के लोग डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से 6 शेड्यूल को लेकर के कि हमको 6 शेड्यूल में डाल दिया जाए। अब डिमांड क्यों हो रहा है, ये डिमांड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको डर है कि हमारा इन्वायरमेंट जो है लद्दाख का वो ख़तरे में है। तो हमको क्या है कि 6 शेड्यूल में डाला जाए। और 6 शेड्यूल में क्या चीज़ आता है इसके बारे में हम अभी अच्छे से बातें करेंगे। तो न्यूज़ एंड कंटेस्ट आप जान गए हैं। अब सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं, अपने मुद्दे को जाने से पहले हम लोग बस ये थोड़ा सा जान लेते हैं कि लद्दाख का लोकेशन कहाँ पर है। तो लद्दाख का लोकेशन आप लोग ये इसको भी मैप में जाकर के आप देख लीजिए कि लद्दाख का लोकेशन कहाँ है, अगर आप न जानते हो। तो लद्दाख का लोकेशन देखने के बाद हम बात करेंगे कि लद्दाख हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। लद्दाख में ऐसा क्या चीज़ है कि लद्दाख इंडिया के लिए सिग्निफिकेंट है बहुत। अब देखिए बहुत ही ज़्यादा हमारे पास पॉइंट है, अलग अलग पॉइंट पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंट। अब जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस क्या है लद्दाख को लेकर के, देखिए लद्दाख में क्या है कि पासेस बहुत हैं। अब पासेस क्या चीज़ होती हैं, पासेस होता है कि एक जगह से दूसरे जगह जाने का रास्ता। लद्दाख में जैसा आप जानते हैं हिमालय रेंजेस गुजरती है। अब बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े पीक हैं, रेंज है हमारे पास हिमालय की, अलग अलग चोटियाँ हैं। तो वहाँ पर रास्ता थोड़ा कम है, तो पहाड़ों के बीच में से कुछ रास्ते छूट जाते हैं। तो वहाँ से क्या होता है कि आवागमन की प्रोसेस चलती रहती है लोगों का। तो इस प्रोसेस जो नेचुरली बने हुए हैं तो इनको पासेस कहा गया। तो लद्दाख क्या है कि ये लैंड ऑफ पासेस इसको बोला जाता है कि ये लैंड ऑफ पासेस, इसको याद रखे रहिएगा। तो ये क्या काम करता है, स्ट्रेटजिक लोकेशन वाइज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि लद्दाख से, देखिए लद्दाख का पास है। अब इससे क्या काम करेंगे, हम लोग सेंट्रल एशिया में भी जा सकते हैं। सेंट्रल एशिया के बजाय हम लोग साउथ एशिया हो गया, ईस्ट एशिया हो गया। हम इस पासेस का यूज करके हम लोग अपने जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी जो है उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और दूसरे पॉइंट को बात करें तो दूसरा पॉइंट कहते हैं हमारे कि स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस। और स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस क्या चीज़ है, अब जो लद्दाख हमारा है वो बफर जोन कहलाता है। बफर जोन का मतलब कि 2 ऐसे इलाकों के बीच में फंस जाना। अब इंडिया का बफर जोन कैसे हुआ, देखिए हमारे पास 2 नेबरिंग कंट्री हैं जिनसे हमारा कम पड़ता है, हमेशा डिस्प्यूट में रहते हैं। एक तरफ हो गया चाइना, एक तरफ हो गया पाकिस्तान, जिनसे हमारा बॉर्डर टच होता है और हमेशा डिस्प्यूट में रहते हैं हम लोग। चाइना का पैंगोंग लेक को लेकर के हमेशा डिस्प्यूट बना रहता है, और पाकिस्तान का LOC को लेकर के जो हमारा POK है
पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, उसको लेकर के हमेशा न्यूज़ में बना रहता है, दोनों कन्फ्लिक्ट बनी रहती है। तो हमारे दो नेबरिंग कंट्री चाइना और पाकिस्तान, इनसे हमारा बॉर्डर टच होता है और वो बॉर्डर लद्दाख से टच होती है। अब जो लद्दाख है वो सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है इंडिया के अदर टेरिटोरियल जो है लोकेशन है, उसको सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है। कि हम लोग करते क्या हैं कि हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं वो लद्दाख में प्रेजेंस कर देते हैं और वो जो हमारे जो खतरा है इनको लेकर के उनको वहीं पर रोक दिया जाता है। ये अदर जोन में जो हमारे इंडिया के अदर पार्ट हैं वहाँ पर नहीं आने दिया जाता। तो इस लिहाज से जो लद्दाख का सिग्निफिकेंस हमारे लिए है। अगर और बात करें तो एक टूरिज़्म पोटेंशियल के पर्सपेक्टिव से लद्दाख हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब लद्दाख में क्या होता है कि लद्दाख में बहुत ही ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड के रेंजेस हैं, लगभग 9000 फीट का या तो 25,000 के फीट के बीच में ऐसे एल्टीट्यूड देखे जाते हैं पहाड़ों का, जिसके कारण से वहाँ टूरिज़्म भी बहुत ज़्यादा आते हैं। या तो जो हमारा बुद्धिस्ट, अब लद्दाख जो है वहाँ पर बुद्धिस्ट पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ जो मोनेस्ट्रीज़ हैं बुद्धिस्ट का, उसके टूर के लिए अलग अलग जगह से सब लोग लद्दाख आते हैं। इस हिसाब से जो हमारा टूरिज़्म पोटेंशियल है वो लिहाज से लद्दाख इम्पोर्टेंट है। लद्दाख को लामा लैंड भी कहते हैं, इसको जानते रहिए। लामा लैंड या तो लिटिल तिब्बत, ये लद्दाख का दूसरा नाम है। इसके अलावा अगर हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखें लद्दाख का, उस लिहाज से लद्दाख इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या चीज़ हो सकती है कि लद्दाख में जो एग्रीकल्चर की प्रोसेस है वो ऑर्गेनिक होती है। रिन्यूएबल एनर्जी, वहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। टूरिज़्म बहुत ज़्यादा आते हैं जिससे इकोनॉमिक में हमको बेनिफिट प्रोवाइड हो रहा है। और टूरिज़्म बढ़ावा कैसे मिलता है वहाँ पर बताया मैंने, जैसे कि वहाँ पर अलग टाइप के डिजर्ट होते हैं जिसको वाइट डिजर्ट बोलते हैं, वो केवल लद्दाख में देखने को मिलता है। पैंगोंग लेक हो गया, सोमिरीर हो गया, ये सब नेचुरली बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वैलीज हो गए, ये लद्दाख में जाएंगे जब अलग अलग नेचुरली बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस आपको देखने को मिलेगा। तो इस लिहाज से जो हमारा टूरिज़्म वहाँ पर लद्दाख में ज़्यादा आते जाते रहते हैं और ये इकोनॉमिक को डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। अब एक और बात करें तो इन्वायरमेंट सिग्निफिकेंस के हिसाब से हमारा जो लद्दाख है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, रोल निभाती है। अब इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस क्या चीज़ है लद्दाख में कि लद्दाख में क्या होता है कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो होता है अलग टाइप का होता है। वहाँ जो फार्मिंग होती है वो ऑर्गेनिक होती है, या तो हॉर्टिकल्चर पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो वहाँ का जो वैलीज़ है, वहाँ का लैंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है। वहाँ के रिवर जाएंगे आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा साफ़ है। क्यों साफ़ है? क्योंकि वहाँ पर जो खेती हो रही है वो ऑर्गेनिक हो रहा है। एनर्जी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो लोग वो रिन्यूएबल एनर्जी पर ज़्यादा फोकस करते हैं। विंड जो है, हवा जो आप वहाँ पर जाएंगे देखेंगे, वो हवा इतना अच्छा लगेगा आपको कि लगेगा कि बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। तो इस हिसाब से इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंट जो हमारे लद्दाख में है बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। ओके, तो ये हो गई कुछ बातें लद्दाख को लेकर के कि लद्दाख हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं मुद्दे पर कि मुद्दा ये है कि लद्दाख की डिमांड क्या चीज़ डिमांड है 6 शेड्यूल को लेकर के, उनके फेवर में बात करना कि लद्दाख 6 शेड्यूल का डिमांड क्यों कर रहा है। पहले हम लोग फेवर बात करेंगे, फिर गवर्नमेंट का इसके पीछे क्या कहना है उसके बारे में बात करेंगे। अभी बात करेंगे लद्दाख के लोगों का क्या कहना है। तो सबसे पहला टॉप पॉइंट हो जाएगा इंश्योरिंग रिप्रेजेंटेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब इनका ये कहना है कि रीऑर्गेनाइजेशन के बाद 2019 में जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, तो उसमें क्या हुआ कि लद्दाख को एक अलग पहचान मिली यूनियन टेरेटरी का। अब इनको अलग पहचान तो मिल गया, लेकिन 2019 से लेकर के अब तक लद्दाख जो है बिना लेजिस्लेटिव असेंबली का रन कर रहा है। वहाँ पर कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, मतलब कि वहाँ पर कोई भी रिप्रेजेंटेटर नहीं है लद्दाख का।
वहाँ जो वर्क होता है, जब किसी इलाके में या तो कोई जोन हो गया या तो कोई स्टेट हो गई, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है तो उसका मतलब डायरेक्ट ये हुआ कि आपकी जो पॉलिसी बनाई जा रही है आपके द्वारा चुने गए लोग के द्वारा नहीं बनाई जा रही है। ये ब्यूरोक्रेट्स हैं जो सेंटर से आ रहे हैं, वो आपके ऊपर रूल्स बना रहे हैं। ये हुआ लेजिस्लेटिव असेंबली न होने का मतलब। तो लद्दाख के साथ भी यही है। 2019 में आई रीऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर को लेकर के, और 370 और 35A को ख़त्म कर दिया गया। और उसमें उसके बाद क्या आया कि एक यूनियन टेरिटरी बनी जम्मू कश्मीर और एक बना लद्दाख। लद्दाख में तब से वो बिना लेजिस्लेटिव असेंबली का रन कर रहा है। तो लद्दाख के लोग की पहली डिमांड है कि हमारा एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए जो हमारी बातें को रखें। ठीक, ये हो गया पहला पॉइंट। इसी में क्या कहना है कि लद्दाख के लोगों का यह कहना है कि जब हम लोग जम्मू कश्मीर के हिस्सा थे तो उस समय क्या होता था कि लद्दाख के 4 मेंबर ऐसे थे जो जम्मू कश्मीर असेंबली के पार्ट थे, और 2 ऐसे मेंबर थे जो लेजिस्लेटिव असेंबली के काउंसिल के पार्ट थे। और इसके अलावा हमारे पास एक ऑटोनॉमस बॉडी थी जिसका नाम था लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल। और ये बॉडी क्या काम करती थी कि ये अपने इलाके के लोगों को गवर्न करती थी, उनकी बात को सुनती थी, उनकी बात को रखती थी। तो ये लोग एंजॉय करते थे LHDC को लेकर के कि हाँ, हमारे पास एक ऐसी बॉडी है जो हमारी बात को रख रहा है। 2019 को पहले तो अच्छा था, कम से कम हमारे पास जम्मू कश्मीर असेंबली में 4 हमारे ऐसे मेंबर थे जो हमको रिप्रेजेंट कर रहे थे। काउंसिल में भी 2 मेंबर थे जो रिप्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन रीऑर्गेनाइजेशन होने के बाद लद्दाख को जब यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, हमारा रिप्रेजेंटेटर ही नहीं है कोई। तो रिप्रेजेंटेशन करने के लिए तो कुछ होना चाहिए, या तो मुझे लेजिस्लेटिव असेंबली दे दीजिए या तो हमको 6 शेड्यूल में डाल दीजिए। ये डिमांड है लद्दाख के लोगों का गवर्नमेंट के लिए कि हमको 6 शेड्यूल में डाल दीजिए। अब जब ये यूनियन टेरिटरी बनी तो इनका कहना ये है कि जो हमारे पास एक बॉडी थी ये LHDC करके, लद्दाख ऑटोनॉमस जो हिल डेवलपमेंट काउंसिल जो हमारे पास थी, इनकी पावर को भी कम कर दिया गया। जब डायरेक्ट रूल आई किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का 2019 के बाद से, जब हम लोग यूनियन टेरिटरी बने तो LHDC का जो है वो पावर रिड्यूस कर दिया गया। अब उनका कहना ये है कि अब तो ये डर आ चुकी है कि जो आउटसाइडर है उनके डिसीजन को लद्दाख में डाला जा रहा है, हमको मानना पड़ रहा है उनकी बातों को। हमारी बात की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। हमको क्या चाहिए, हमारे इलाके को क्या चाहिए, वो नहीं रखी जा रही है बात। जो आउटसाइडर आ रहे हैं, जैसे ब्यूरोक्रेट्स आ रहे हैं, जो अदर स्टेट पर नियम आ रहा है वो हमारे ऊपर भी लागू कर दे रहे हैं। ये नहीं देखा जा रहा है कि लद्दाख का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ का एटमॉस्फेयर क्या है, वहाँ का डिमांड क्या चीज़ है। ओके, एक नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ है, लद्दाख के लोग क्या डिमांड कर रहे हैं कि लैक ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन। अब इसके बारे में भी हमने बात किया ही कि आर्टिकल 370 और 35 से हटा, रीऑर्गेनाइजेशन आया, लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनाया गया। और जब ये नहीं हटा था, 370 था हमारे पास, 35 से जब था 2019 के पहले, कम से कम जो प्रिविलेजेस थी वो एंजॉय तो हम लोग कर लेते थे। प्रिविलेजेस ये थी कि हम लोग जो हमारी जॉब है, जो हमारा लैंड है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा आइडेंटिटी है, उसको तो सेफगार्ड मिल रहा था, उसी के तहत मिल रहा था, लेकिन मिल तो रहा था। अब तो खतरे में है सब। खतरे में इसलिए है क्योंकि आउटसाइडर आएंगे, माइनिंग होगी, पॉपुलेशन बढ़ेगा, यहाँ पर पॉल्यूशन बढ़ाएंगे ये लोग आकर के, नदियाँ गंदी होंगी, इन्वायरमेंट का धज्जियाँ उड़ जाएगा, पॉल्यूशन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगी, जो सनरेज है वो हाई हो जाएगा, गर्मी अधिक होगी तो वहाँ पर जो डिजर्ट है, कौन सा डिजर्ट, कोल्ड डिजर्ट, वो पिघलना शुरू हो जाएगा।
इससे अच्छा तो 2019 के पहले था कि हम लोग जो अपना लैंड है, अपना कल्चर है, अपना आइडेंटिटी है, उसको तो सेफ गार्ड प्रोवाइड करते थे 370 और 35 के अंडर में ही। लद्दाख के लोगों का यह कहना है, इनका डिमांड ये है, इसलिए ये लोग डिमांड कर रहे हैं 6 शेड्यूल को लेकर के। अब इनका कहना यह है कि लद्दाख के लोग का कहना कि जो हमारा इकोसिस्टम है वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है। फ्रेजाइल का मतलब बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। हमारे पास हाई एल्टीट्यूड का जो अलग अलग माउंटेन है, डिजर्ट है, कोल्ड डिजर्ट जिसको कहते हैं ग्लेशियर के फॉर्म में, अल्पाइन है, मीडो है, सब खतरे में है। अब वहाँ यहाँ पर यूटी जब से बना है तो यहाँ पर लोगों का आवागमन बढ़ गया है, माइनिंग बढ़ाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, इन्वायरमेंट को खतरे में डाल करके। यहाँ की नदियाँ अब सेफ़ नहीं है, तो ये सब यहाँ पॉल्यूशन बढ़ने के रीज़न है। जो यहाँ की बायोडाइवर्सिटी है, जो हैबिटेट हैं, ये सब क्या है कि यहाँ पर अब इन डेंजर है, मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरे में इस समय यहाँ की स्पेसीज़ जो हैं वो सब खतरे में आ रहे हैं, इंडेंजरस कैटेगरी में आ रहे हैं। तो लद्दाख के लोगों का बस यही डर है कि जब से हम यूटी बने हैं, मतलब कि यूनियन टेरेटरी हमको बनाया गया है, न तो हमको कोई स्टेटस मिल रहा है, न तो हमारा रिप्रेजेंटेशन हो रहा है कहीं पर, और हमारा जो इतने सालों से कल्चर चली आ रही है, हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, कल्चर जो है हमारा है, सब ध्वस्त हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, लोगों का जो है, बाहरी लोगों का आना सब बढ़ रहा है। इससे जो है हमारे जो इतने साल से चली आ रही है कल्चर सब ख़त्म हो जाएगी, और यही लद्दाख के लोग नहीं चाहते हैं। इसी के लिए जो है वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि लद्दाख को अब 6 शेड्यूल में डाल दिया जाए। हमारे पास ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हमको 6 शेड्यूल में डाल दिया जाए। अब 6 शेड्यूल क्या चीज़ होती है, इसके बारे में हम लोग अब बात करते हैं कि 6 शेड्यूल आखिर है क्या। आप जब कॉन्स्टिट्यूशन उठाएंगे तो वहाँ पर हमारे पास 12 शेड्यूल हैं। 12 शेड्यूल अलग अलग हैं, उसमें से जो 6ठा शेड्यूल है हमारे पास, उसकी ही मांग कर रहे हैं लद्दाख के लोग कि हमको उसमें डाल दिया जाए। अब ये जो 6ठा शेड्यूल है वो किसके अंडर में आता है, आर्टिकल 244। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 244 जो है उसके अंदर जो है 6ठा शेड्यूल आता है, ठीक है। अब ये कहता क्या है, अब 6ठा शेड्यूल जो है वो कहता है कि एक ऑटोनॉमस एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिवीज़न है उनको बनाने का प्रोविज़न रखा गया है किसमें, 6ठे शेड्यूल में। अब ऑटोनॉमस जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्या चीज़ है कि इसमें जो है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट बनेगी। मतलब कि जो 6ठा शेड्यूल है वो कहता है कि जो इसमें जो स्टेट रखे जाएंगे या जो यूटी हो गए, स्टेट हो गए, जो भी हो, वो जो इसमें आएंगे उनके पास पावर होगी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को बनाने का। अब ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आ जाने से क्या होगा, उनके पास पावर आ जाएगी। कौन सा पावर आ जाएगा, लेजिस्लेटिव का पावर आ जाएगा, जुडिशियल का पावर आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन का पावर आ जाएगा, कि वह चाहे तो जुडिशियल को लेकर के कोई भी नियम बना सकते हैं, लेजिस्लेटिव को लेकर के कोई भी नियम बना सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के कोई भी नियम बना सकते हैं। कौन बना सकता है, जो 6 शेड्यूल में है, किसके तहत, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के तहत। ये होता है पावर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का। इसीलिए लद्दाख के लोग अपनी जो आइडेंटिटी है वो न खोए, इसलिए वो डिमांड कर रहे हैं कि हमको जो है 6 शेड्यूल में डाला जाए, और हम लोग इससे क्या होगा कि प्रोटेक्ट करेंगे अपने कल्चर को, अपने इन्वायरमेंट को, अपने आइडेंटिटी को, अपने स्टेटस को, जो इतने साले से ये लोग मेंटेन करके रखे हुए हैं। अब ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आप लोग जान गए कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या चीज़ है, कि इनके पास पावर आ जाएगा लेजिस्लेटिव को लेकर के, जुडिशियल को लेकर के, और एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के। इसमें स्टेट का कोई रोल नहीं रह जाएगा, न तो स्टेट का रह जाएगा, न तो सेंट्रल गवर्नमेंट का।
कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई लॉ बनाती है तो उनको मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं। अब वो जो है खुद बना सकते हैं जुडिशियल को लेकर के कोई भी नियम कानून, ठीक है। कोई भी प्रोविज़न हुआ, कोई भी अपना नियम बनाना हुआ, सब वो लोग कर सकते हैं किसके तहत, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के तहत। ये हो गया ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। हालांकि होप आप लोग समझ गए होंगे कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या चीज़ है। अब करंट सिनेरियो क्या चीज़ है 6 शेड्यूल को लेकर के, देखिए 6वें शेड्यूल में क्या चीज़ है कि हमारे पास 4 ऐसे ट्राइबल एरिया हैं नॉर्थ ईस्ट का जो ऑलरेडी 6वें शेड्यूल में है, और उनके नाम क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। इसको याद रखे रहिएगा, ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम वाइज बहुत ही ज़्यादा, कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो 6वें शेड्यूल में ऑलरेडी रखे गए हैं, और इनके पास ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का पावर भी है। अब असम में कौन सा रीजन है, असम में देखिए अब ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या काम करती है कि अलग अलग रीजन को भी ये पावर प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब कि ये एक रीजनल ऑटोनॉमस काउंसिल बना सकते हैं। ये ब्लॉक लेवल का या तो विलेज लेवल का एक ऑटोनॉमस क्या होता है कि रीजनल काउंसिल बना देती है, वो लोग अपने इलाकों का देख रेख करते हैं इसके तहत। अब इसी के तहत जो है हमारे पास जो 4 ट्राइबल एरिया हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इसमें से कौन कौन से रीजनल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं, एक दाइमा हसाओ ऑटोनॉमस काउंसिल है, ये जो हैं ये ट्राइबल हैं, इनके नाम पर बनाया गया है। एक कार्बी एंगलोंग हो गया, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल हो गया, ये असम के हो गए, इसको याद रखे रहिएगा कि डीमा, कार्बी, बोडोलैंड। और मेघालय में क्या है, खासी हो गया, जैंतिया हो गया, गारो हो गया, ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, ठीक है। मिजोरम में चकमा, लाई, मारा, ये सब ट्राइबल हैं और इनके नाम पर बना है, ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ही है। चकमा, लाई, मारा ये कहाँ के हैं, मिजोरम के हैं। और त्रिपुरा के हमारा त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, तो इनके नाम को याद रखे रहिएगा। ये हमारे 4 ट्राइबल्स एरिया हैं जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इनको हम ATMM करके भी याद कर रख सकते हैं। अब ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट है, अब ऐसा भी तो नहीं है कि मतलब कि इनके पास पूरी तरह से पावर मिल जाएगा, पूरी तरह मनमानी करने लगेंगे, ऐसा भी नहीं है। जो हमारा गवर्नर है, जो उस इलाके के गवर्नर रहेंगे, उनके पास पावर रहेगा इनको ऑर्गेनाइज या रीऑर्गेनाइज करने का। मतलब कि जो हमारा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, इनको ऑर्गेनाइज या तो रीऑर्गेनाइज करने का पावर किसके पास है, गवर्नर के पास। लास्ट डिसीजन किसको लेना है, गवर्नर के, बिना गवर्नर का कुछ नहीं होगा। मतलब ये कि जो गवर्नर है वो ही डिसाइड करेंगे कि किस इलाके को ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में रखना है, किसको नहीं रखना है। जो लास्ट डिसीजन होगा वो गवर्नर को ही लेना है। जो पावर ऑफ डायरेक्शन है वो किसके अंदर लाइज करता है, वो गवर्नर या तो प्रेसिडेंट हो गए हमारे। ओके, देखिए यहाँ पर है लिखा है कि द गवर्नर इज एम्पावर्ड टू ऑर्गेनाइज एंड रीऑर्गेनाइज द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट। मतलब लास्ट पावर किसके पास है, पूरी वो गवर्नर के पास है। अब जो ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना, अब वो बना उसमें क्या चीज़ें रखी गई है, उसमें देखिए ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनी, उनमें 30 मेंबर होते हैं। अब 30 मेंबर में से जो 4 मेंबर होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा। अब 4 तो गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट हो गए, बचे 26, और ये जो 26 हैं वो इलेक्ट होते हैं एडल्ट फ्रेंचाइजीज के थ्रू। एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब क्या हुआ कि इनका वोट होगा, चुनाव के द्वारा आएंगे, और ये काम करते हैं 5 साल के लिए चुने जाते हैं। ओके, मतलब कि जो ये चुनकर आएंगे मेंबर, वो
ऑफिस को कितने साल तक होल्ड करेंगे? 5 साल तक। और ये वर्क करेंगे प्लीजर ऑफ द गवर्नर के अंडर में, मतलब गवर्नर जब तक चाह रही है तब तक इन वर्क करेंगे। अगर गवर्नर चाहे तो इनको निकाल सकती है इस मेंबर से बाहर। ठीक है, अब जान लेते हैं कि जो हमारे पास ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आई है, या तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कह सकते हैं या तो जो रीजनल काउंसिल है, उसका पावर क्या चीज़ है। तो सबसे पहला पावर है कि ये लॉ बना सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक मैटर को लेकर के, मतलब कि ये लैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, कैनाल वाटर हो गया, या तो कल्टीवेशन हो गया, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इनहेरिटेंस को लेकर के मतलब प्रॉपर्टी को लेकर के, मैरिज को लेकर के, डिवोर्स को लेकर के, सोशल कस्टम को लेकर के, कोई भी मैटर को लेकर के ये लॉ बना सकते हैं। लेकिन जो लास्ट रिक्वायर होगा वो गवर्नर का सहमति ज़रूरी है। इसमें गवर्नमेंट का असेंट लास्ट जो है वो रिक्वायरमेंट है। बट ये लॉ बना सकते हैं इन सभी मैटरों पर, अपना खुद का एक लॉ बना सकते हैं, चाहे वो कैनल वाटर हुआ, फॉरेस्ट हुआ, लैंड हुआ, शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो गया, विलेज को लेकर के हो गया, या तो प्रॉपर्टी को, मैरिज को, डिवोर्स को, कोई भी ऐसा मैटर हो गया वो कोई भी लॉ बना सकते हैं। और लास्ट में लॉ बनाने के बाद इनको असेंट चाहिए होता है किनका? गवर्नर का। एक पहला पावर हो गया किसका? ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का। और दूसरा पावर क्या है कि ये एक विलेज काउंसिल को बना सकते हैं। विलेज काउंसिल बनाने का मतलब है कि जैसे अगर विलेज काउंसिल बना दिया गया, जैसे हमारे यहाँ पंचायत होता है, लेकिन पंचायत के पास वो पावर नहीं रहता, वो उनको बात मानना होता है ऊपर के ऑर्डर को। लेकिन विलेज काउंसिल बनाने के बाद ये लोग अपने विलेज को एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, लॉ बना सकते हैं अपने विलेज के लिए, प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने विलेज को, ये कोड भी बना सकते हैं। इनके पास पावर होती है कोड बनाने का। नेक्स्ट क्या हो सकता है कि इनके पास पावर आ जाती है इस्टेब्लिश करने का, कोई भी स्कूल हो गया, डिस्पेंसरीज हो गया, मार्केट हो गया, फेरीज हो गया, रोड, ये कुछ भी इस्टेब्लिश या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इनके पास इतने पावर मिल जाते हैं। ये लैंड टैक्स भी, रेवेन्यू भी कलेक्ट कर सकते हैं, मतलब ये टैक्स को इम्पोज कर सकते हैं लोगों के ऊपर कि कितना टैक्स लेना है, कितना नहीं लेना है, लैंड रेवेन्यू क्या है वो कलेक्ट कर सकते हैं। इसमें स्टेट और गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट है, इनका कोई भी रोल नहीं होगा। ये खुद का लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, खुद का टैक्स सिस्टम बना सकते हैं लैंड को लेकर के या तो किसी और चीज़ को लेकर के। ये सब पावर आ जाता है 6 शेड्यूल में आने के बाद। ओके, इसीलिए लद्दाख जो है वो डिमांड कर रहा है 6 शेड्यूल में आने को लेकर के। लेकिन गवर्नमेंट जो है इनकी बातों को सुन नहीं रहा है। अब गवर्नमेंट का क्या कहना है इसके बारे में बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट क्यों लद्दाख को 6 शेड्यूल में नहीं आने दे रही है, या तो गवर्नमेंट का क्या कहना है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके बारे में अब बात करते हैं। देखिए क्या है कि आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द इंक्लूजन ऑफ लद्दाख इन दिस 6 शेड्यूल, मतलब कि अब लद्दाख के अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट क्या है, गवर्नमेंट का क्या कहना है, वो बात अब जानेंगे हम लोग। अब देखिए सबसे पहला है लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेशन हर्डल। अब इसमें क्या है सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट, इसको दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए कि 6ठे शेड्यूल में सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या चीज़ है। देखिए 6ठा शेड्यूल कहता है, जो हमारी होम मिनिस्ट्री है वो कह रही है कि जो 6ठा शेड्यूल बना है वो केवल और केवल बना है नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए। और लद्दाख हमारा किधर है? लद्दाख हमारा नॉर्थ इंडिया में आता है सबसे ऊपर। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मतलब जैसे हमारा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, और उधर एक इनका भाई है सिक्किम, असम, मेघालय, ये सब क्या चीज़ हो गया, ये हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया। इनके लिए बनाया गया है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का प्रोविज़न, न कि अदर स्टेट के लिए। इससे बड़ी बात तो यही हो गया, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। हाँ,
अगर आप और किसी रीजन से बिलोंग कर रहे हैं और ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं तो हमारे पास 5वां शेड्यूल भी है, आप उसमें क्यों नहीं आ जाते हैं? 6ठा शेड्यूल क्यों चाहिए? ऐसे तो हमने तो गवर्नमेंट का कहना है कि ऐसे तो हम क्या है कि हमारा जो जिसके लिए बना हुआ है प्रोविज़न नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए, उसमें तो केवल 4 ही ऐसे स्टेट हैं जिनको कवर किया हूँ। डिमांड तो अदर स्टेट का भी, मणिपुर करती है, अरुणाचल प्रदेश करती है, असम करती है, उनकी जबकि प्रायोरिटी ज़्यादा आती है, उनका तो नहीं सुना जा रहा है। तो आप जो कि इससे बिलोंग भी नहीं करते हैं तो आपका बात कैसे रखा जाए? सबसे बड़ी मुद्दा तो यही हो गया। हाँ, आप अगर आपको प्रोटेक्ट ही करना है तो आप 5वें शेड्यूल में आ जाइए, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविज़न है ट्राइबल को लेकर के। तो सबसे बड़ा तो बात तो यही हो गया। होम मिनिस्ट्री जो हमारी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, जो ये बात को बोलती है। और क्या कहना है गवर्नमेंट का? अब जैसा कि लद्दाख के लोग कह रहे थे कि हमको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, हमारी जॉब जा रही है, हमारा रिप्रेजेंटेशन कम हो रहा है। तो अब इसके पीछे गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो राज्यसभा में है लद्दाख का एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनका रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया है। पहले तो 10% मिलता था, अब 45% लोग का रिक्रूटमेंट डायरेक्ट हो रहा है हमारे राज्यसभा में लद्दाख से। तो ऐसे कैसे लद्दाख कर सकती है कि जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है वो कम हो रहा है? और गवर्नमेंट कहती है कि देखिए हमारा जो इंडिया का जो लद्दाख का रीजन है वो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है चाइना और पाकिस्तान से लेकर के। ये नेबरिंग कंट्री है जिससे बॉर्डर टच होती है हमारे। तो यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट का रोल अहम हो जाता है। इसके लिए जो है कि हमारा वहाँ पर प्रेजेंटेशन जो है, जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है उनका रिप्रेजेंटेशन लद्दाख में ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एक बॉर्डर टच होता है हमारा चाइना और पाकिस्तान को लेकर के, जिनसे हमेशा हमारा जो है डिस्प्यूट बना रहता है। तो ये सब मुद्दा जो है वो गवर्नमेंट रख रही है अपनी तरफ से, इसलिए इनकी जो डिमांड है वो गवर्नमेंट सुन नहीं रही है। गवर्नमेंट का पक्ष क्या था? गवर्नमेंट का पक्ष हमने बात किया कि देखिए जो 6ठा शेड्यूल है सबसे मेन तो वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में केवल हमने तो 4 ही ऐसे एरियाज़ हैं जो स्टेट हैं उनको ही कवर किया है, बाकी तो किया भी नहीं, जबकि वो लोग भी डिमांड कर रहे हैं। तो आपका क्यों सुनूं जबकि आप इस प्रोविज़न में आते ही नहीं? ठीक है, गवर्नमेंट का यह कहना। और रिजर्वेशन की बात हुआ तो रिजर्वेशन में आप तो जो है पहले 10% मिलता था, अब राज्यसभा में आपका प्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए हमने 45% का प्रोविज़न रख दिया है। ठीक है, और एक लास्ट जो था इशू कि किस लिए गवर्नमेंट नहीं सुन रही है, क्योंकि इनका जो बॉर्डर टच होता है, हमारा बॉर्डर जो टच होता है लद्दाख के पार्ट का, वो पाकिस्तान और चाइना दोनों के साथ हो रहा है, जिनसे हमारा हमेशा कन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट बना रहता है। तो इसलिए वहाँ पर जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है उनकी लॉ जो है, उनकी रूल्स जो है वहाँ रहना ज़रूरी है हमारे देश की इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, तो ये सब सारे मुद्दे हो गए 6 शेड्यूल को लेकर के। होप आप लोग 6ठा शेड्यूल क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो समझ गए होंगे। तो हमने यहाँ पर पूरी डिटेल में बात किया है इसको लेकर के कि 6ठा शेड्यूल क्या है, लद्दाख का क्या इशू है। तो बस आज इसको यहीं पर रोकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हैव ए गुड डे, टेक केयर एंड गुड बाय।